जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल पौधे के शोषण में मतलब शोषण बोल रहा हूँ मैं, परिवहन को हमने शुरू किया था। अब परिवहन में हमने कुछ दूर तक हमने लवन के परिवहन और किस दिशा में होती है, एक दिशा दुई दिशा, हर एक चीज को हमने पढ़ने का कल प्रयास किया था। अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कल के क्लास वाले वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसे जाकर देखने का जरूर प्रयास करें। और एक एक चीज को आप बारीकी से समझने का प्रयास करिए। समझने पर ये परिवहन चैप्टर आपको समझने पर विशेष फोकस करना है। परिवहन में क्वेश्चन आपके मनुष्य के हृदय से आएंगे। मनुष्य के परिवहन तंत्र में मनुष्य का हृदय जो आता है, मनुष्य का जो दिल है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ऑस्कर से सम्मानित जो आप फिगर देख रहे हैं, ये डायरेक्ट वहां से लैब से उठाकर दिल को यहीं पर रखे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। और उसी के क्रम में अगर हम बात करें तो ज़्यादा हमारे एग्जाम में सवाल यहीं से पूछा जाता है। आप बोलिएगा भैया हमको दिल बनाने नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है तो सिंपल है, सिर्फ इससे समझो, इससे जानो। समझने के लिए मैंने यहाँ बनाया है, ना कि आपको ये वगैरह वगैरह वो सब चीज़ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम जंतु में परिवहन को समझेंगे। जंतुओं में परिवहन को समझते 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 आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य का हृदय को समझेंगे। मनुष्य के हृदय को समझकर फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगा आज के क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में समझने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। श्री राम सबकी भलाई करेंगे और भलाई की शुरुआत भी हम ही से करेंगे और आप लोग से भी करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए और एक एक चीज को समझा जाए। तो आज के क्लास में हमें सीखना यह है, जंतुओं में परिवहन को समझना है। जंतु में आखिर परिवहन होती कैसे है, ठीक है। तो याद रखना है, थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करिए। अगर मैं परिवहन तंत्र के आप लोगों के सामने बात करूं तो परिवहन तंत्र होता क्या है। सबसे पहली बात तो वही होना चाहिए ना कि जंतुओं में हम परिवहन को समझने जा रहे हैं। क्या समझेंगे हम लोग? जंतुओं में परिवहन को समझेंगे। समझना है जंतुओं में परिवहन। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अच्छा, जंतुओं में परिवहन को हम समझेंगे। समझने से पहले एक चीज को समझना है कि परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है। तो अगर हम परिवहन तंत्र की आप लोग के सामने बात करें तो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, ठीक है। तो रक्त की बात करें, रक्त कणिका की बात करें, रक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रक्त की बात कर रहे हैं, रक्त कणिका की बात कर रहे हैं, हृदय की बात कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। रक्त, हृदय, हृदय माने दिल, रक्त, हृदय, उसके बाद रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, ए भैया ये रक्त वाहिनी क्या है? मतलब वाहिनी, वाहिनी मतलब वाहिनी जो रक्त को लेकर जाए, वाहिनी जो रक्त को रास्ता दे। मतलब कहीं ना कहीं नस की बात कर रही है क्या भैया ये? हाँ, तो रक्त, हृदय, रक्त वाहिनी को मिलाकर, क्या को मिलाकर परिवहन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र कहा जाता है। परिवहन तंत्र को हम लोग परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। परिवहन तंत्र को हम लोग परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो परिवहन तंत्र कहो या परिसंचरण तंत्र कहो, बात बराबर है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि रक्त की बात करें, हृदय की बात करें, अगर हम रक्त वाहिनी की बात करें तो टोटल सभी चीज जो है मिलाकर क्या बनाती है? परिवहन तंत्र बनाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे कि कुछ जंतु जो उच्च श्रेणी के जंतु पाई जाती है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में अगर मैं बात करूं तो उसमें एक एक्स्ट्रा तंत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लसिका तंत्र। मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा तंत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लसिका तंत्र। तो उच्च श्रेणी के जंतु में, किसमें? उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी के जंतु में हम लोग क्या है? हम लोग जंतु हैं। और उच्च श्रेणी के जंतु में क्या पाई जाती है? तो लसिका तंत्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लसिका तंत्र पाई जाती है। और इसी लसिका तंत्र को हम लोग लिम्फेटिक क्या कहते हैं? हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतु में क्या पाई जाती है? लसिका तंत्र पाई जाती है और लसिका तंत्र को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा भैया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी को मिलाकर परिवहन तंत्र मिलती है। परिवहन तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र में अगर उच्च श्रेणी के जंतु की बात करें तो उच्च श्रेणी के जंतु में लसिका तंत्र पाई जाती है। अच्छा, एक एक करके आप रक्त को बताइए।
रक्त के बारे में समझाइए, रक्त को हम सीखेंगे, रक्त के बाद हम हृदय पे चलेंगे। ठीक है, तो रक्त को समझिएगा आप लोग, रक्त को समझने का प्रयास करिएगा, फिर हम हृदय के ऊपर चलेंगे। सॉरी, आइए हम चलते हैं रक्त के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए एक एक चीज को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों के सामने, तो रक्त की बात करने जा रहे हैं। रक्त लिखिएगा आप लोग एक एक चीज को। हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, रक्त को समझने जा रहे हैं। रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लड, और खून कहा जाता है इसे। और रक्त के बारे में आप लोगों के सामने अगर मैं बात करूं, तो रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है। भैया ये तो आप बहुत नया चीज बता दी, हम लोग को पता ही नहीं था। अभी तक तो हम जान रहे थे रक्त का रंग जो है हरा होता है। नहीं बालक, रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है, और लाल के साथ साथ हल्का गढ़ा होता है। जब अक्सर आपने कभी भी ब्लड बहा होगा, तो ब्लड में आपने देखा गाढ़ापन रहता है। अगर लिक्विड में गाढ़ापन ना रहता, मतलब ब्लड में अगर गाढ़ापन नहीं रहता, तो आसानी से बह के निकल जाता। बह गया मतलब आसानी से बहना, मतलब चिपचिपा टाइप से हमको नहीं नजर आता हमको। जब भी आप ब्लड को देखेंगे देखेंगे गढ़ा टाइप से एकदम मौजूद होता होगा। अक्सर आप लोग ब्लड को देखे ही होंगे, ब्लड को सब देखा है। तो ब्लड जो होता है गढ़ा मौजूद होता है, तो हल्का गढ़ा होता है, जो कि क्षारीय गुण का होता है। कैसा गुण का होता है, क्षारीय गुण का होता है। अच्छा, क्षारीय गुण मतलब, क्षारीय गुण मतलब वह गुण जो OH माइनस को रिलीज करता है, वही ना भैया। हाँ, तो क्षारीय गुण का मतलब क्या, क्षारीय गुण का यह मतलब हुआ कि इसका जो लाल रंग होता है, अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारा जो लाल रंग होता है, वो लाल रंग, उसके बाद लाल रंग हल्का गढ़ा होता है। हल्का गढ़ा होने के बाद कैसा गुण होता है उसमें, उसमें क्षारीय गुण होता है। देखिए इस चीज को नोट डाउन करिए, नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी उसको होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले में हमने क्या पढ़ा था रक्त, रक्त, रक्त वाहिनी, रक्त, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी के बाद हमने हृदय को पढ़ा। तो रक्त, हृदय, रक्त वाहिनी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, परिवहन तंत्र बनाया जाता है। रक्त, रक्त वाहिनी, हृदय को मिलाकर परिवहन तंत्र बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या, उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। और उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ और एक्स्ट्रा तंत्र पाया जाता है, जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहा जाता है। लसिका तंत्र मतलब लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। फिर उसी के सिस्टम में हम आगे बढ़े तो रक्त के बारे में समझ रहे हैं। रक्त का रंग लाल होता है, लाल के साथ साथ हल्का गढ़ा होता है, हल्का गढ़ा के साथ साथ क्षारीय गुण होता है। और आपको बता दें, अगर क्षारीय गुण होता है तो भैया इसका पीएच मान भी कुछ ना कुछ होगा। तो याद रखना, ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, ब्लड को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ब्लड को तरल संयोजित उत्तक कहा जाता है। तरल संयोजी उत्तक है ये, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजित उत्तक। अगर अंग्रेजी में लिखे तो इसे कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है, इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझना है। देखो, ब्लड को तरल संयोजी उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड का जितना भी ब्लड, देखिए सिंपल बात, हर एक चीज हमारे शरीर में सेल से मिलकर बना हुआ है। और हर एक सेल जो है कि हर एक सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है। कुछ सेल जो है मिलाकर क्या बनता है, टिश्यू मिलता है। और एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कौन कनेक्ट करता है, तो हमारा ब्लड कनेक्ट करता है। और ब्लड किस प्रकार से कनेक्ट करता है, तो पानी के रूप में। जिस तरह पानी जो है एक से दूसरे को कनेक्ट करता है, तो ठीक उसी प्रकार रक्त भी जो है तरल के तरह, तरल पदार्थ मतलब जो पानी के रूप में रहता है उसको हम तरल पदार्थ कहते हैं। तो तरल पदार्थ के तरह एक उत्तक से दूसरे उत्तक को जोड़ता है, इसलिए इसे हम तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। इसलिए तरल संयोजी उत्तक है। तो कोई आपसे पूछेगा तरल संयोजी उत्तक क्या है, तो वो ब्लड है। क्या है, ब्लड तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि वो एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोड़ता है। उत्तक ने उत्तक को जोड़ा और उसे ब्लड बना दिया, जिसे हम तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी संरचना की, और ब्लड की संरचना की आप लोगों के सामने बात की जाए,
तो ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है, ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है। एक घटक, घटक क्या है भैया? संरचना की हम बात करें, ब्लड किस प्रकार से बना है, तो ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है, ठीक है। ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है। पहला घटक की अगर आप लोग के सामने बात करें तो इसको प्लाविका कहा जाता है। प्लाविका लिखिएगा, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। प्लाविका या प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाविका या प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्या आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, और अगर उसके बाद बात करें तो रक्त पट्टिकानु, रक्त पट्टिकानु पाई जाती है, रक्त पट्टिकानु पाई जाती है। ए भैया, रक्त पट्टिकानु क्या है? आरबीसी ठीक है, डब्ल्यूबीसी ठीक है, ये रक्त पट्टिकानु क्या है? रक्त पट्टिकानु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है। एक चीज को समझिएगा, गौर से समझने का प्रयास करिए। ब्लड में दो प्रमुख घटक पाई जाती है, एक पाई जाती है प्लाविका और दूसरा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकानु, और यही दो प्रमुख घटक से मिलकर क्या बना है? तो हमारा ब्लड बना है। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझाएं, बहुत बढ़िया से समझ में आया। ये बताइए प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? अच्छा, प्लाज्मा हम बताते क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कभी खखासो देखे हो? उसका निकालते खखासो निकलता है, निकलता है तो निकलता कैसा? तो चिपचिपा रहता है, थोड़ा सा रहता है। हाँ भैया, एकदम रहता है। तो जब हम खखार अपना निकालते, खखारने के बाद जो खखासो जो रहता है हम लोग का, तो खखासो जो होता है चिपचिपा टाइप से पाया जाता है, खखास जिसको कहा जाता है। तो खखासो चिपचिपा रहता है, वही चिपचिपा होता है प्लाज्मा कहलाता है। और उसी तरीका का प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाई जाती है, जो रक्त के गाढ़ापन के लिए मौजूद है, जो रक्त के गाढ़ापन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो यही प्लाज्मा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? खखासों की तरह एकदम होता है, उसी को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। और वही प्लाज्मा स्टेट हल्का गाढ़ापन जो रक्त का है, ये प्लाज्मा स्टेट के कारण होता है। तो आइए समझते हैं एक एक चीज को, और क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज को समझने का बात करेंगे। आइए समझते हैं प्लाज्मा। यहाँ तक आपने, आशा करते हैं आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किए हैं तो जल्दी से करिए और जल्दी से करने का प्रयास करिए। रक्त क्या? रक्त लाल, एक बार रिविजन करते हैं। रक्त लाल, हल्का गाढ़ा, क्षारीय गुण मौजूद होती है। रक्त की पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। इसमें दो प्रमुख घटक पाई जाती है, जिसको प्लाविका या प्लाज्मा कहा जाता है। आरबीसी दूसरा प्रमुख घटक बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकानु, रक्त पट्टिकानु को प्लेटलेट्स कहते हैं। एक एक चीज को गौर से समझेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मिटाने का हम प्रयास करते हैं। बालक समझो और देखो और करने का प्रयास करो। और समझना थोड़ा सा, अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बात करूं, प्लाविका या प्लाज्मा जिसको कहा जाता है, समझिएगा, लिखिएगा थोड़ा सा। मैं प्लाज्मा के बारे में जो सबसे पहला है इसको समझने का प्रयास करूं। प्लाज्मा जो होता है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ये भैया खखासो तो नहीं है ब्लड में कहीं? अरे नहीं बात कर, समझो थोड़ा सा। हल्का पीला रंग का क्या? हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसको लिखिएगा थोड़ा सा। प्लाज्मा के बारे में क्या मैंने बताया, कैसा रंग होता है? हल्का पीला रंग पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाता है? हल्का पीला रंग पाया जाता है। और ये कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो हल्का पीला रंग, चिपचिपा पदार्थ। और याद रखना, रक्त का 55% जो है, रक्त का 55% जो है प्लाज्मा रखता है। तो रक्त का 55%, रक्त का 55% प्लाज्मा कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? प्लाज्मा। रक्त का जो 55% भाग है वो किसका है? अगर मान लीजिए रक्त संपूर्ण शरीर में 100% है, तो 100% में 55% जो है प्लाज्मा अकेले रखता है। ठीक है, अच्छा। तो भैया इस 55% में अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा का रक्त का जो 55% में 90% इसमें जल पाई जाती है। 90% क्या पाई जाती है? 90% जल पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा,
उसके बाद बात करें तो 0.9% जो है हमको इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? प्रोटीन पाई जाती है। 0.9% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, और उसके बाद लवण भी कुछ कुछ पाई जाती है, और लवण की बात करें तो 0.18% जो है इसमें लवण पाई जाती है। कहीं क्या पाई जाती है? लवण पाई जाती है। तो प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा लेता है। प्लाज्मा का 55% भाग में 90% जो है जल रहता है। 0.9% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। 0.9% अकार्बनिक लवण पाई जाती है। अच्छा भैया, ठीक है। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन जो मौजूद होती है, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का काम क्या है भैया? ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा का काम क्या है भैया? ये प्लाज्मा का काम है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का, सॉरी थक्का, धक्का मैंने लिख दिया, ये थक्का जमाने में सहायक होता है। अब ई क्या बोले भैया? इसको समझाइए, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो होता क्या है, जब तुम लोग गिरते हो कहीं से, मान लो गिर गए साइकिल पर से या मोटरसाइकिल पर से, कहीं से भी गिर गए, और गिरने के बाद जो है ब्लड निकलता है। ब्लड कुछ समय बाद जाके रुक जाता है। क्यों रुकता है? प्लाज्मा कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करता है। हाँ, प्लेटलेट्स भी रोल प्ले करता है, प्लेटलेट के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन प्लाज्मा भी इसमें रोल प्ले करता है। वो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा हमें रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो हमारा टोटल भाग प्लाज्मा में, प्लाज्मा का अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पे प्लाज्मा में हम क्या देख रहे हैं? 0.9% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में 0.9% प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर मैं प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन, इसमें 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में 3 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, और वो 3 तरह का प्रोटीन क्या है? सबसे पहला प्रोटीन है फाइब्रोनेजन। फाइब्रोनेजन, फाइब्रोनोजन, सॉरी एक मिनट, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन क्या पाई जाती है? फाइब्रोनोजन पाई जाती है। अच्छा ठीक है भैया, प्रोटीन जो होती है वो, और दूसरा कौन कौन सा होता है? तो दूसरा प्रोटीन की बात करूं तो दूसरा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, अच्छा अच्छा, दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हिपेरिन। क्या होता है तीसरा? हिपेरिन। अच्छा देखो समझो थोड़ा सा, प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है, चिपचिपा पदार्थ। रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 55% भाग में 90% जल, 0.9% प्रोटीन और 0.18% लवण पाई जाती है। और प्लाज्मा का काम है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा में 3 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, एक चीज याद रखना है, समझना है थोड़ा सा। फाइब्रोनोजेन जो प्लाज्मा होती है, फाइब्रोनोजेन प्लाज्मा सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ई प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक कोई प्रोटीन पाया जाता है तो फाइब्रोनोजेन पाया जाता है। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक, सवाल पूछ सकता है प्लाज्मा में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फिर से समझिए, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 तरह का, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अब फाइब्रोनोजेन सबसे अधिक पाया जाता है। अच्छा, फाइब्रोनोजन के अलावा प्लाज्मा में जो कुछ भी प्रोटीन बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष जो बचता है, मतलब फाइब्रोनोजन के अलावा जो भी प्रोटीन बचा, जो भी बचा, शेष भाग को हम क्या कहते हैं? शेष भाग को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। सीरम किसे कहते हैं? देखिए, फाइब्रोनोजन प्लाज्मा से जो अलग हो जाता है, फाइब्रोनोजन प्लाज्मा से अलग भाग, जो भी भाग बचा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? शेष को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा रखता है, 90% जल, 0.9% इसमें प्रोटीन व 0.18 लवण, रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह की पाई जाती है, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन।
और फाइब्रोनोजन सबसे अधिक पाई जाती है। फाइब्रोनोजन के अलावा जो शेष भाग बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? सीरम कहते हैं। अच्छा भैया, इतना तो आप बहुत बढ़िया बता दिए। अच्छा ठीक है, अब आओ समझो थोड़ा सा। अगर इसको हम मिटाते हैं तो आगे चलते हैं। एक समय भी आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिए और नोट डाउन करके एक एक चीज को समझते हुए चलिए। समझने पर विशेष फोकस करिए, ठीक है। देखिए, रक्त कोशिका, अब रक्त कोशिका को समझेंगे। रक्त में कोशिका पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? रक्त में कोशिका पाई जाती है, तो उसी कोशिका को पढ़ेंगे। रक्त कोशिका, रक्त का 55% भाग तो प्लाज्मा रख लिया। रक्त का 55% भाग कौन रख लिया? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा रख लिया। अच्छा, अब जो शेष भाग बचा है वो कौन रखेगा? रक्त कोशिका रखेगा। तो 45% भाग जो है ये रख लिया। कितने तरीका का ब्लड कोशिका पाया जाता है? तो भैया 3 तरह का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रक्त में कितने तरीका कोशिका पाई जाती है? तो 3 तरह की कोशिका पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। तो आइए एक एक करके हम लोग एक एक तरीका से एक एक चीज को सीखने चलते हैं। सबसे पहला हम सीखेंगे लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका को समझेंगे और लाल रक्त कोशिका को समझने के क्रम में एक एक चीज को इसके बारे में जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम सीख रहे हैं। देखिए, लाल रक्त कोशिका की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो लाल रक्त कोशिका में एक विशेष तरीका का प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं, विशेष तरीका का प्रोटीन पाया जाता है और उसी प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। विशेष तरीका का प्रोटीन पाया जाता है और इसी को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन ये मत समझिएगा कुछ है, हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है एक विशेष तरीका का प्रोटीन है। तो किसमें पाई जाती है? कोशिका में पाई जाती है। किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो रक्त के कोशिका में विशेष तरीका का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा भैया, तो लाल रक्त कोशिका में विशेष प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन रक्त को लाल, तो हीमोग्लोबिन यहां लिखेगा ऐसे करके आप लोग, रक्त को लाल करता है। रक्त को लाल करता है। तो रक्त को लाल करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? तो हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा हाथ है रक्त को लाल करने में। एक चीज याद रखिएगा, आरबीसी का अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन एक विशेष तरीके से प्रोटीन है और आरबीसी में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या हीमोग्लोबिन में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहना यह चाह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन में जितने तरीका के अणु पाए जाते हैं, अणु का मतलब पता है क्या होता है? अणु का मतलब होता है एटम्स। अणु का मतलब होता है एटम्स, मतलब छोटी सबसे सूक्ष्म कण जो पाई जाती है उसे हम अणु कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन में भी कहीं ना कहीं अणु पाई जाती है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु का क्षमता है वो 4 गो ऑक्सीजन, समझो क्या कहना चाह रहे हैं, समझना। हीमोग्लोबिन में अणु पाई जाती है। अणु तो सभी चीज में अणु पाई जाती है, बिना अणु का कुछ तो बनता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म कण है और बिना अणु के इस धरती पर कोई चीज ही ऐसा नहीं है जो बिना अणु का बना हो, ठीक है। तो अणु जो है, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है, एक अणु 4 ऑक्सीजन के साथ संयोग करने का क्षमता रखता है। 4 ऑक्सीजन के साथ संयोग करने का क्षमता रखता है, संयोग करने का क्षमता रखता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं भैया? मतलब इसका एक अणु जो है 4 गो ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, मतलब 4 गो ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है। एक अणु के छोटा से इतना सा मिहीन कण जो आपको दिख भी नहीं सकता है, वो छोटा से छोटा जो सूक्ष्म कण है इसका, वो छोटा से छोटा सूक्ष्म कण 4 गो ऑक्सीजन का अणु के साथ मिल सकता है। वाह! तो इसका मतलब अगर एक अणु के पास 4 ऑक्सीजन को ले जाने का क्षमता है तो भैया इसमें तो बहुत सारा अणु पाया जाता होगा और वो अणु जो है बहुत सारे ऑक्सीजन को लेके जाया जाता है। इसलिए तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक अणु का क्षमता 4 ऑक्सीजन को ले जाने का है। समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब यही है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु का क्षमता 4 ऑक्सीजन को जब ले जाने का, तो इसमें कितना सारा ले जा रहा था। तो वही बात खत्म हो गया यहाँ तक अगर चले तो। अब चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी के पास। डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। डब्ल्यूबीसी को समझने का प्रयास के क्रम में डब्ल्यूबीसी को समझ के मनुष्य का हृदय को समझेंगे और मानव का हृदय को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या समझना है? श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूकल्स, ठीक है, या सेल्स भी कहा जाता है। सेल को कॉर्प्यूकल्स भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं यह कह रहा हूं कि हमें पढ़ना श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। अच्छा, तो श्वेत रक्त कोशिका की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार जो होता है अनियमित आकार होता है। क्या होता है? अनियमित आकार का होता है। और अनियमित आकार का न्यूक्लियस युक्त कोशिका होती है। मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस का मतलब जान रहे होगे तुम लोग। न्यूक्लियस जो, अगर मैं बात करते हैं कोशिका, अगर ये सेल है, सेल, तो सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल के अंदर कोशिका पाई जाती है। सेल के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस पाई जाती है। न्यूक्लियस पाई जाती है। तो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। लेकिन ये जो कोशिका है, ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस कोशिका के अंदर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। तो अगर श्वेत रक्त कोशिका के बारे में बात करें तो अनियमित, क्या? अनियमित, अनियमित न्यूक्लियस, अनियमित न्यूक्लियस रहित कोशिका है। अनियमित न्यूक्लियस रहित कोशिका है। तो दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा भैया, ये जो है कैसा कलर का होता है? अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी मतलब भैया उजला कलर का होता होगा, तब तो इसका नाम श्वेत रक्त कोशिका है। नहीं, ये रंगहीन होता है। और रंगहीन जो है उजले कलर का नजर आता है। रंगहीन जो है उजला कलर का आता है, इसलिए ये रंगहीन पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी की और मैं बात करूं तो श्वेत रक्त कोशिका रंगहीन होती है और ये कम मात्रा में अवेलेबल होती है, कम मात्रा में मौजूद होती है, कम मात्रा में। इसमें मौजूद होती है कम मात्रा में। तो रिवीजन करते हैं, श्वेत रक्त कोशिका अनियमित आकार का होता है और अनियमित न्यूक्लियस रहित कोशिका होती है। कैसी कोशिका? न्यूक्लियस रहित कोशिका होती है और ये रंगहीन होती है और कम मात्रा में अवेलेबल है। तो श्वेत रक्त कोशिका न्यूक्लियस रहित कोशिका होती है और ये रंगहीन होती है और ये कम मात्रा में अवेलेबल होती है बालक। चलिए अब लास्ट हमारा रक्त पट्टिकाणु को समझते हैं। और रक्त पट्टिकाणु को समझने के क्रम में इसे समझने का भी आगे प्रयास करेंगे। रक्त पट्टिकाणु जो मौजूद है, और आज के दौर पर रक्त पट्टिकाणु का बहुत बड़ा मारामारी चल रहा है, क्योंकि आए दौर पर किसी न किसी को आधी के तौर पर डेंगू हो जा रहा है। जैसे कि अभी मैं अपने भारतीय क्रिकेटर की बात करूं, भारतीय खिलाड़ी की बात करूं, तो शुभमन गिल जो है ये रक्त पट्टिकाणु की समस्या से ही जूझ रहे हैं। और शुभमन गिल रक्त पट्टिकाणु से रिकवर हो रहे हैं, भगवान उनको जल्दी से रिकवर कर दे। तो रक्त पट्टिकाणु की बात करते हैं। रक्त पट्टिकाणु, आइए, रक्त पट्टिकाणु को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसका एक नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? एक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। इसका एक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। भैया प्रोटीन भी तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, तो एक तरह का इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन होती है, इसलिए रक्त पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अच्छा, रक्त पट्टिकाणु का विशेष काम जो है रक्त का थक्का जमा करना है। रक्त का रक्त का थक्का जमा करना है। अगर मैं बात करूं रक्त का थक्का जमा करने की, समझिएगा थोड़ा सा, इसका सिर्फ विशेष काम रक्त का थक्का जमा करने का नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना भी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, ठीक है, अगर मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करूं आप लोगों के सामने, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? रोग को रोकने का क्षमता। और रोग को रोकने का क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? प्लेटलेट्स में पाई जाती है। अक्सर अभी आपने देखा होगा डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो डेंगू क्या करती है? डेंगू सबसे पहले प्लेटलेट्स को कम कर देती है।
अब जैसे ही आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम होता है, मतलब रक्त पट्टिकाणु धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रक्त पट्टिकाणु के कम होने से रोग आपको ग्रसित करने लगता है। रोग आपके ऊपर देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स ऊपर एकदम बलिष्ठ है, एकदम ताकतवर है, लेकिन प्लेटलेट्स को डेंगू होने के कारण धीरे धीरे प्लेटलेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। अब धीरे धीरे प्लेटलेट्स यहाँ नीचे चला गया और ये जो हमारा रोग है वो बढ़ गया, तो रोग आपको दाब देगा, और रोग जब दाब देगा रोग से आप ग्रसित हो जाइएगा। और अक्सर देखते होंगे कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गया और रोग उसको दाबता है, और रोग हो सकता है इंसान को खत्म भी कर दे। तो आए दिन सेफ रहिए। आज के दौर पर डेंगू बहुत विख्यात तरीके से फैला हुआ है। अपने अपने घरों में अच्छे से सेफ होकर रहिए और साफ जगह पर रहने का प्रयास करिए, अपने आप में साफ रहिए, तभी बस हो गया, बात खत्म। और यही है रक्त पट्टिकाणु, रक्त का थक्का जमा करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही देखना इसका काम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो क्या करना, देखना इसका काम है। अब चलिए, अब जो हमारा मुख्य पोर्शन है, मुख्य पोर्शन की ओर चले और मनुष्य का हृदय जो भी है, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज मनुष्य के हृदय को समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, एक एक कार्य को समझेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। और ये जो दिल है, ये दिल हमारा सीधा लेबोरेटरी से लाया गया है, जो कि ये दिल कहाँ से मंगाया गया है तो मैं आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस पटना से मंगाया गया है। ये दिल कहाँ से मंगाया गया है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ठीक है, वो पटना से मंगाया गया है। तो अब ज़्यादा लिखवाने का प्रयास नहीं करेंगे, अब समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें दिल हमें समझना है, दिल को सीखना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे लेवलिंग कर देता हूँ और लेवलिंग करने के साथ साथ एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मनुष्य के हृदय को समझते हैं, धीरे धीरे उसके बाद लेवलिंग करेंगे। देखिए, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय, हृदय, दय, हृदय, हृदय, कोई पढ़ेगा हृदय, कोई पढ़ेगा हृदय, ठीक है। तो जैसा मन मनुष्य का दिल हम पढ़ेंगे, क्योंकि दिल ही दिल है, ये क्या है, दिल, ठीक है। आइए, हृदय जो होता है, अगर मैं बात करूं तो हड्डी का बना होता है, हाँ कि ना? हड्डी का बना होता है? नहीं, हड्डी का बना होता तो हृदय मजबूत हो जाता है, लेकिन हृदय तो कठोर होता है, हृदय नॉर्मल होता है। मतलब हृदय की बात करूं तो आज एक कहानी, एक समस्या जो भी है हृदय के साथ, वो क्या है, हृदय लचीला होता है, हृदय कठोर नहीं होता है, हृदय नॉर्मल होता है। तो हृदय इज नॉट अ मतलब हृदय बोन्स नहीं है, हृदय हड्डी नहीं है, हृदय मांसपेशियों का बना होता है, पेशियों का बना होता है। इसलिए हृदय को हम लोग हृदय पेशियां भी कहते हैं। तो हृदय किससे बना होता है, पेशियां से बना होता है। हृदय जो होता है पेशियां से बना होता है। पेशियां का मतलब होता है मसल्स, क्या होता है, मसल्स होता है। किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो मुख्य कार्य क्या है इसका, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिए और समझने का आगे प्रयास करिए। थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। तो पेशियाँ की बात कर रहे हैं तो पेशियाँ हल्का हल्का लिखिए, समझने पर विशेष फोकस। पेशियाँ का बना होता है, ठीक है। पेशियाँ के बाद अगर बात करें तो कुछ मुख्य कार्य को लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। एक मुख्य कार्य है, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, इसमें संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, पंप करना, पंप करना या फैलाना। अच्छा, ठीक है भैया। देखो, समझो थोड़ा सा, तुम लोग अपने आप को, अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि समझने में परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो बालक, अभी अपने आप को अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो उस चीज़ को छोड़ो, पढ़ने पर विशेष फोकस करो। जो भी चीज़ तुमको डिस्टर्ब कर रही है, जो भी चीज़ तुमको डिस्टर्ब हो रहा है, जिस भी चीज़ से तुमको, उस चीज़ को तुम साइड करो, नेग्लेक्ट करो और आगे बढ़ो। और थोड़ा सा आज के दौर पर मैं अक्सर
जब भी पढ़ाई होती है तब लड़के के विषय में बात करते हैं, तो मैं लड़कियों के विषय में ही बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। आज लड़कियां, जो भी लड़कियां इससे पढ़ रही हो, जो भी कर रही हो, वो बढ़िया से आप लोग पढ़िए, क्योंकि बाबू अभी ऐसा सिचुएशन है हमारे साथ, बिहार की मैं समस्या की बात कर रहा हूँ। भगवान आप लोग को, अपने के माता पिता बहुत ही, जो भी कहिए, बहुत ही दयावान, बहुत ही दिलवान, जो भी यहाँ के माता पिता, उनको अपने तरफ से धन्यवाद पात्र दीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर आप पढ़ रहे हैं और एक लड़की होकर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें आए दिन आप देख रहे होंगे लड़कियों की समस्या, क्या क्या समस्या होती है। बहुत सारे की समस्या होती है। जैसे अभी ही मैं बात करता हूँ, तो एक उज्जैन की घटना अभी घटी है। उज्जैन में वो बच्ची लगभग सभी गेट को खटखटाती रही, जितने भी दरवाजे थे उज्जैन में खटखटाती रही, और वो बच्ची के लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। वो बच्ची के लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। मैं आपको खुलेआम बताता हूँ, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, और वो बच्ची नहीं, मतलब नहीं बता पाई। वो बच्ची को मार दिया गया। वो बच्ची पीड़िता बच्ची, जो भी पीड़ित बच्ची थी, बच्ची के लिए गेट नहीं खोला गया। और वही व्यक्ति जो गेट नहीं खोला है, 15 तारीख आने दीजिए, वही व्यक्ति कन्या पूजन करेगा और कन्या का भोजन कराएगा। वही व्यक्ति कन्या का भोजन कराएगा। जिस बच्ची के लिए दरवाजा नहीं खोला गया, वही व्यक्ति आज कन्या पूजन करेंगे। और मैं उज्जैन की घटना की बात कर रहा हूँ। तो अपने माता पिता को थोड़ा सा धन्यवाद पात्र दीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। और लड़कियां अगर पढ़ती है तो समाज का नाम रोशन करती है। वो एक ही समाज का, अगर हम पढ़ते हैं, अगर मैं लड़का हूँ, तो मैं लड़का होकर अगर मैं बात करता हूँ, तो लड़का अगर पढ़ेगा सिर्फ अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करता है। लेकिन एक लड़की अगर पढ़ती है तो अपने समाज के साथ साथ 2-3 समाज का नाम रोशन करती है कि लड़की पढ़ी। तभी आप देखते होंगे ऑल इंडिया रैंक 1 इधर ही यूपीएससी आईएएस लड़की निकाली है, उसका नाम विख्यात वो लड़की होकर निकाली। तो कहीं ना कहीं एक लड़की जब पढ़ती है तो समाज का नाम रोशन करती है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए बालक तक। और कभी भी अपने आप को किसी चीज़ पे कम नहीं समझिए, कभी नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ लगे कम हो रहा है, उस चीज़ को बढ़ाइए एकदम स्पीड। लड़कियां होने पर गर्व किया जाता है, शर्म नहीं किया जाता है। लड़कियां अगर शांत है तो एक गंगा का रूप है। लड़कियां अगर रौद्र रूप में आ जाए तो काली का रूप ले लेती है। ठीक है, तो अक्सर एक समुद्र बनने का प्रयास करिए। समुद्र की गहराई आप उसके चाल से नहीं जान सकते। तो किसी का भी गहराई को आप उसके चाल से नहीं जान सकते। अपने चाल से उसको बनपने मत दीजिए कि मेरे अंदर कितना गहराई। एक नदी की गहराई को आप चाल से नहीं नाप सकते, या समुद्र की गहराई को आप चाल से नहीं नाप सकते। तो बस वही बात है कि अपने अंदर गहराई को लाइए, गहराई को डेवलप करिए। चाल तो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। चाल शांत रहकर भी गहराई बहुत ज़्यादा ही रहती है उसमें। तो बस उसी के साथ आगे बढ़ना है, सीखना है और करते जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, होती है, घटनाएं होती रहती है, उससे माइंड ज़्यादा नहीं करना है। आगे चलिए, आगे समझते हैं। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या है? संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करना। रक्त पेशियां का बना होता है, सॉरी, हृदय जो है पेशियां का बना होता है। हृदय का कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करना होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो थोड़ा सा लिखना है बालक से। संरचना की बात करूं तो संरचना जो होती है त्रिकोणा होती है। कैसी होती है? त्रिकोणा। त्रिकोणा मतलब 3 को जिसका कोना होता है, ये इसकी संरचना त्रिकोणा आकार की होती है। ठीक है, रक्त इसकी कैसी होती है? त्रिकोणा आकार की होती है, और ये बाईं तरफ झुका होता है। कैसे, किसकी तरफ झुका होता है? तो बाईं तरफ झुका होता है। तो बालक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाईं तरफ क्या होता है? झुका होता है। क्या झुका होता है बाईं तरफ? तो हृदय झुका हुआ रहता है। ठीक है भैया, अब समझाइए एक एक चीज को बढ़िया से गर्दा उड़ा के समझा दीजिए भैया। अब हमें सीखना है, जानना है। आइए समझिए थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसमें लेबलिंग कर दूं तो लेबलिंग करने से पहले मैं समझाता हूं। अब देखिए इधर, अब समझिए कि समझने पर विशेष फोकस करना है। ई जो आप देख रहे हैं, ई हमारा क्या है? ऑस्कर से सम्मानित हृदय। अच्छा ठीक है, ऑस्कर से सम्मानित हृदय में अगर हम बात करते हैं तो हमारा हृदय कितने भाग में है? ये जो भाग देख रहे हैं आप, कितने भाग में?
बाहर से जो ये दू को आप देख रहे हैं, जो बाहर से दिल को पैक कर दिया है, दिल को क्या कर दिया गया है, दिल को पैक कर दिया गया है, और दिल को पेरिटोनियम नाम के बंदे ने पैक कर दिया है दिल को। और इसी पेरिटोनियम, ये जो दोहरा झिल्ली आप देख रहे हैं, दो गो झिल्ली, दिल को क्या कर दिया गया है, दो गो झिल्ली से पैक कर दिया गया है, और इस झिल्ली को हम पेरिकार्डियस कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियस कहा जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। पेरिकार्डियस दिल को क्या करता है, बंद करता है, दिल को बंद करता है, तो हृदय को बंद करता है। और ये कैसा होता है, तो इसमें दोहरा झिल्ली पाया जाता है, दोहरा झिल्ली पाया जाता है। क्या है इसमें, दोहरा झिल्ली है कि नहीं है? हाँ भैया, इसमें दोहरा झिल्ली है। तो पेरिटोनियम नाम का बंदा इसको बंद करता है, इसी पेरिटोनियम को पेरिकार्डियस कहा जाता है, और ये दोहरा झिल्ली में बंद रहता है। ठीक है, अच्छा, पेरिकार्डियस में, अंदर में पेरिकार्डियस गुहा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो ये दिख रहा है आपको, ये टोटल, इसको गुहा कहा जाता है, स्पेस। ये टोटल स्पेस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। ये टोटल जो स्पेस इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसको पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है, गुहा। ठीक है, आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा, पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। पेरिकार्डियस गुहा जो होता है, ये क्या करता है भैया, पेरिकार्डियस गुहा में जो है क्या पाया जाता है, तो पेरिकार्डियस गुहा में द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, लिक्विड। इस पूरे अंदर में जो है ना, लिक्विड भरा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोहरा झिल्ली, ये दोहरा झिल्ली क्या है, पेरिकार्डियस है। क्या है, पेरिकार्डियस, दिल को बचाता है, दिल को अंदर पैक कर दिया। और अंदर का जो स्पेस होता है, इसको पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। और इस गुहा के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा हुआ होता है, द्रव भरा होता है। ए भैया, ये बताइए द्रव काहे भरल रहता है इसमें, समझो थोड़ा सा। इसमें द्रव भरने का मेन रीजन ये है कि दिल जो है कभी कभी धक 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 करता है। हृदय जब दिल धक धक करता है, तो कहीं ना कहीं दिल जो है, दिल को शॉक नहीं लगे, मतलब घर्षण जो है उसमें, घसरण जो है उसमें पैदा ना, इसमें घर्षण जो है इसमें पैदा ना हो, इसलिए घर्षण को बचाने के लिए इसमें द्रव होता है। तो पेरिकार्डियस द्रव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियस द्रव कहा जाता है। तो पेरिकार्डियस द्रव किसमें पाया जाता है, पेरिकार्डियस गुहा में। पेरिकार्डियस दिल को अंदर से बंद करता है, और अंदर का जो स्पेस होता है, इसको पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। और पेरिकार्डियस, इसके अंदर द्रव पाया जाता है, और ये द्रव जो है दिल को घर्षण से दिल को घर्षण से बचाता है। दिल को किससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। घर्षण से क्या करता है, बचाता है। तो पेरिकार्डियस गुहा को आपने देखा, पेरिकार्डियस द्रव को आपने देखा, और घर्षण से बचाता है। कौन बचाता है, पेरिकार्डियस गुहा बचाता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए और देखने का प्रयास करिए, एक एक चीज को देखिए कैसे होता है। आइए समझते हैं आगे। आगे देखिए, हृदय में 4 वेशम पाई जाती है। भैया नया चीज आपको नहीं बता रहे, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आगे बढ़िए। नहीं, एक एक चीज को समझना है हम लोग को। हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, 4 वेशम पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो हम बात करें तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है, इसी तरह से पाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। तो एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है 4 विषम पाए जाते हैं। 4 विषम कौन कौन सा होता है, इधर वाला पोर्शन जो है दायां है, इधर वाला पोर्शन क्या है, बायां है। तो इधर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं दायां आलिंद। देखते जाइएगा, दायां आलिंद, ये वाला पोर्शन, इतना दूर जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये दायां आलिंद। ये कौन सा, ये बायां आलिंद। ये क्या कहलाता है, बायां आलिंद कहलाता है। ठीक है, बायां आलिंद कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, इधर वाला, इसको कहते हैं दायां निलय। क्या कहा जाता है, दायां निलय कहा जाता है। अच्छा ठीक है, और इसको बायां निलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायां निलय कहा जाता है। अच्छा ठीक है भैया, एक एक चीज तो आप बता दिए, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद। ठीक है, देखो समझते जाना। और दायां आलिंद बायां आलिंद को विभाजन, या बात करिए जो दो भी आलिंद, इस 4 विषम है, चारों विषम को एक दूसरे से विभाजित जो करता है, इसको विभाजित करने वाले को हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं,
सेप्टम कहते हैं। एक विभाजिका होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है, जो कि अंतर आलिंद भित्ति की बनी होती है। क्या होती है? अंतर आलिंद भित्ति भी इसको कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भाग इसको बांटा है, जो भाग देख रहे हैं, ये भाग बांटने वाले को हम क्या कहते हैं? बांटने वाले भाग को जो हम लोग अंतर आलिंद भित्ति कहते हैं। अंतर आलिंद भित्ति कहते हैं, आलिंद भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आलिंद भित्ति कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो भी हो गया वो अंतर आलिंद भित्ति, और यहाँ से यहाँ जो भी हो गया अंतर निलय भित्ति। लेकिन ये जो होता है वो उसको टोटल को क्या कहते हैं? सेप्टम कहा जाता है। तो विशेषता में आप खाली याद रखिएगा, विभाजन जो करता है उसको क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। इस पूरे को अगर हम बात करें, चारों विषम को एक दूसरे से अलग जो करता है वो कौन करता है? सेप्टम कहता है। और इतना से जहां तक आलिंद है उसको अंतर आलिंद भित्ति कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ को क्या कहा जाता है? यहाँ से अंतर निलय भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर निलय भित्ति कहा जाता है। अच्छा, दाएं आलिंद में अगर बात करें तो दाएं आलिंद में एक छिद्र होता है। ठीक है, देखिएगा, समझिए, दाएं आलिंद में एक छिद्र है, यहाँ पे एक छिद्र होता है, छेद होता है। इस छेद से रक्त जो है कहा जाता है? दायां निलय में जाता है। तो दायां निलय का रक्त किधर की ओर जाता है? बायां निलय में जाता है। लेकिन ई जो रक्त है फिर ऊपर की ओर नहीं जाता है। समझने का प्रयास करो। रक्त आया, यहाँ से रक्त घुसा, दायां आलिंद से रक्त नीचे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? तो जाता है ये दायां निलय में। दायां आलिंद से रक्त दायां निलय में, लेकिन दायां निलय से वो दायां आलिंद में नहीं जा पाता। मतलब ऊपर से आता है लेकिन नीचे जो है, ये नीचे से फिर ऊपर जो है नहीं चल जा पाता है। दायां आलिंद से दायां निलय में आता है, लेकिन निलय से फिर आलिंद में वो नहीं जा पाता है। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझने का प्रयास करो, एक एक चीज को देखने का प्रयास करो। दायां आलिंद से बायां आलिंद में जाता है, तो यहाँ पर एक छिद्र आप देख रहे हो। ये जो छिद्र है, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, समझिए थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। इसको देखिएगा थोड़ा सा। इस पूरे को मैं मिटाने जा रहा हूँ, इस पूरे को आप समझिए, उसके बाद एक एक चीज को मैं एक एक चीज को आप समझने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर आगे जो है लिखेंगे इसको। एक एक चीज को पहले मैं मिटाता हूँ अच्छे से और समझते हैं। हाँ, देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा? ये दायां आलिंद है। दायां आलिंद से रक्त जो है बायां आलिंद में आता है, लेकिन फिर जो है ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर एक छिद्र है, और ये छिद्र का जो रास्ता है, इस छिद्र पर एक कपाट पाई जाती है, भल्व, जिसको हम भल्व कहते हैं। ये जो दिख रहा है तुमको, ये क्या है? ये भल्व है। क्या है? ये भल्व है। ये जो दिख रहा है ये भल्व है। भल्व मतलब वो रास्ता है जो प्रदान करता है, तुम यहाँ से जाएगा, ये रोके हुए रास्ता है इस तरह से। कपाट है, मतलब हम तुमको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये खुलता है, ऐसे बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। ब्लड आया, खुल गया, ब्लड आया, खुल गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं त्रिदली कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो रास्ता है इसको कहा जाता है त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का काम क्या है? ब्लड को आने देना। कहां से? दायां आलिंद से बायां निलय, दायां निलय में आने देना। दायां आलिंद से दायां निलय में त्रिदलीय कपाट का काम है ब्लड को आने देना। एक गेट है, त्रिदलीय कपाट क्या है? गेट है। तो इसको दायां आलिंद से दायां निलय में आने देना। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अब बात करें फिर से, तो बायां निलय से बायां निलय में ब्लड फिर से आता है। बायां निलय से भी बायां निलय में क्या होता है? ब्लड आता है। तो बायां निलय से बायां आलिंद से बायां निलय में क्या होता है? ब्लड आता है। ये क्या है हमारा? ये बायां निलय है। ये क्या है हमारा? बायां आलिंद है। तो बायां निलय से बायां आलिंद में हमारा क्या होता है? ब्लड आता है। और इस जगह पर जो आप कपाट देख रहे हैं, इसको भी रास्ता प्रदान करता है, इसको भी रास्ता प्रदान करता है। ये जो रास्ता को हम क्या कहते हैं? द्विदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विदलीय कपाट कहते हैं। समझने का प्रयास करिए एक एक चीज को। द्विदलीय कपाट कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। फिर से अगर मैं रिवीजन करना चाहूं तो फिर से एक बार रिवीजन करिए आप। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, ये पूरा हृदय हमारा पेरिकार्डियस में बंद है। पेरिकार्डियस के अंदर ये जो खोखला भाग है, पेरिकार्डियस गुहा कहा जाता है। पेरिकार्डियस गुहा में क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियस द्रव पाया जाता है। और ये द्रव जो घर्षण से बचाता है, किसको बचाता है? हृदय को बचाता है। ठीक है,
ये हमारा कौन सा आलिंद हो गया, ये हमारा दायां आलिंद, ये हमारा बायां आलिंद, ये हमारा कौन सा निलय, ये हमारा दायां निलय, ये हमारा कौन सा निलय, ये हमारा बायां निलय। दायां आलिंद से रक्त बायां आलिंद में आता है, बायां दायां आलिंद से रक्त दायां निलय में आता है, फिर निलय से आलिंद की ओर नहीं जा पाता है। ठीक है, आता है लेकिन जाता नहीं। जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पे वो कपाट पाई जाती है जिसे हम त्रिदलीय कपाट कहते हैं, गेट होता है, पास जाने देंगे। ठीक उसी प्रकार बायां आलिंद से बायां निलय में रक्त आती है और फिर उसी रास्ते में वो और रास्ता पाई जाती है जिसे हम कहते हैं द्विदलीय कपाट कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो थोड़ा सा कार्य मतलब समझते हैं। दाएं नीला में, दायां नीला में बाईं और एक जो है बाईं ओर से एक फुफ्फुस चाप आती है। क्या आती है? फुफ्फुस चाप आती है। समझना, दायां जो आप ये देख रहे हैं दायां निलय में, कहां पर, ये जो रास्ता आप ये पाइप देख रहे हैं, इस पाइप जो है ना बाबू, इस दाहिना निलय में आता है, लेकिन बाईं ओर से आता है। देखो तो बायां है ना, बाईं ओर से, इधर की ओर से बाईं ओर से दाहिना निलय में एक फुफ्फुस चाप आता है। क्या आता है? एक फुफ्फुस चाप आता है। ठीक है, तो ई वाला जो रास्ता तुम देख रहे हो, ई जो बायां, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस चाप। फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस 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 चाप कहा जाता है। ये फुफ्फुस चाप बाईं ओर से दाहिनी ओर आ, संरचना को हम समझ रहे हैं, उसके बाद कार्य को लिखेंगे, संरचना को सिर्फ समझना है। फुफ्फुस चाप दाहिने ओर से बाईं ओर आता है। कहाँ की ओर आता है? दाहिने, बाएं ओर से दाहिने आलिंद में आता है, बाईं ओर से दाहिने आलिंद में, दाहिने निलय में आता है, आलिंद नहीं, ये क्या है? निलय। तो इतना से इतना भाग हमारा आलिंद और उसके नीचे जो भाग है वो निलय होता है। तो फुफ्फुस चाप जो है बाईं ओर से दाहिना निलय में आने का प्रयास करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें 3 अर्ध चांद्रकर जो होता है, इसमें 3 अर्ध चांद्रकर बल्ब पाए जाते हैं। इसमें फुफ्फुस चाप के पास जो है 3 अर्ध चंद्र आर्कर, इसका 3 अर्ध चंद्र आर्कर बल्ब पाए जाते हैं, बल्ब पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या है भैया? ये जो तुम देख रहे हैं फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस चाप जो देख रहे हो तुम, ये वाला फुफ्फुस चाप के पास इधर साइड 3 गो जो है बल्ब पाया जाता है। और वो 3 बल्ब क्या करता है समझना, दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में, क्या, दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में, समझो थोड़ा सा, ये जो आप दाएं नीले देख रहे हैं, दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में ब्लड को वापस भेज देता है। समझो थोड़ा सा कैसे, आओ देखो, इधर से ब्लड घुसा, ब्लड घुसने के बाद दायां आलिंद से दायां नीले में ब्लड गया, दायां आलिंद से दायां नीले में ब्लड गया। ये आलिंद क्या करता है? यहां से एक रास्ता खोलता है और फुफ्फुस चाप में ब्लड को पहुंचा देता है। वो ये जो निलय है वो आलिंद की ओर ब्लड को नहीं पहुंचाता है, ये निलय आलिंद की ओर ब्लड को नहीं पहुंचाता है, आलिंद निलय की ओर पहुंचाता है और निलय फुफ्फुस चाप में ब्लड को दे देता है और एक फुफ्फुस चाप फेफड़ा को जाके दे देता है, फेफड़ा पूरा शरीर में फैला देता है। ठीक है, अच्छा समझना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बायां नीला में, ये जो बायां नीला तुम देख रहा है, ये बायां नीला में ये महाधमनी पाया जाता है। क्या पाई जाती है? महाधमनी, जिसको हम एरोटा करते हैं। समझना बहुत गौर से, इस बायां नीला में महाधमनी पाई जाती है जिसे हम एरोटा कहते हैं। और इस एरोटा के पास भी 3 अर्ध चांद्रकर चाप पाए जाते हैं। इस एरोटा के पास भी यही 3 अर्ध चांद्रकर चाप पाए जाते हैं और रक्त को बायां नीले से महाधमनी में भेजता है। रक्त को बायां नीले से, यहां से, इस ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो रास्ता, ये रास्ता से यहां से निकल जाता है महाधमनी से। तो रक्त को बायां नीले से किधर की ओर भेजता है? महाधमनी में भेजता है। ये जो 3 अर्ध चांद्रकर बल्ब का काम है, बायां नीले से रक्त को कहां भेजना? रक्त को भेज देना एरोटा में। और एरोटा क्या करता है? पूरे संपूर्ण हमारे फेफड़ा में ब्लड को पहुंचाता है, संपूर्ण फेफड़ा में ब्लड को पहुंचा के पूरे शरीर से, हमारे शरीर में पूरा पहुंचा देता है। ठीक है, अब देखिए दायां आलिंद में अगर हम बात करते हैं तो दायां आलिंद में 2 अग्रभाग पाए जाते हैं जिसे महाशिरा कहा जाता है। ठीक है, दायां आलिंद में अगर हम बात करें आप लोगों के सामने, तो दायां आलिंद में 2 तरह का शिरा पाया जाता है, अग्रशिरा और
जो होता है हमारा पश्च शिरा कहलाता है। क्या? अग्र शिरा और पश्च शिरा कहलाती है। ठीक है, तो वो सब बात की बात है, वो सब कुछ काम नहीं है। इस धमनी सब का काम क्या है? ये धमनी सब का काम है अंदर में ब्लड को प्यूरिफाई करना। वाल्व का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करके उधर से उधर पहुंचाना। तो हमने संरचना को समझा, संरचना को एक बार और अच्छे से समझते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो है रक्त का जितना भी क्रिया विधि है, रक्त के क्रिया विधि को समझकर इस क्लास चैप्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर से एक बार इसको समझते हैं। पूरे कार्य विधि जो भी है, हमारा जो संरचना है, इस पूरे कार्य संरचना को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और आगे बढ़ेंगे कार्य विधि को समझकर। हमारा जो ये पूरा हृदय है वो किसमें बंद रहता है? तो पेरिकार्डियस में हमारा संपूर्ण हृदय बंद रहता है। पेरिकार्डियस के अंदर पेरिकार्डियस गुहा पाया जाता है, जो कि अंदर में एगो स्पेस होता है, उसको पेरिकार्डियस गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियस गुहा के अंदर द्रव पाई जाती है, जिसे हम पेरिकार्डियस द्रव कहते हैं, और वो द्रव जो है हृदय को घर्षण से बचाता है। अच्छा ठीक है, ऊपर दाया आलिंद, नीचे दाया नीलय, ऊपर बाया नीलय, नीचे दाहिना आलिंद, बाया आलिंद, बाया नीलय, बाया आलिंद। तो चार तरह का वेशन, वो कौन कौन सा? बाया दाया आलिंद, बाया दाया नीलय है। ठीक है, अच्छा समझते हैं इस चीज को। रक्त जो है दाहिना आलिंद से दाहिना नीलय में आता है, लेकिन नीलय से फिर आलिंद की ओर नहीं जाता है। वो नीलय से किधर की ओर चला जाता है? तो फुफ्फुस चाप में चला जाता है। फुफ्फुस चाप में, फुफ्फुस चाप बाईं ओर से दाहिना नीलय में आता है। फुफ्फुस चाप जो है बाईं ओर से दाहिना नीलय में आता है, और यहाँ से कहाँ चला जाता है? ये जो हमारा दाहिना आलिंद से दाहिना नीलय में ब्लड आता है, इस ब्लड को फुफ्फुस चाप में पहुंचा के फुफ्फुस चाप जो है हमारा पूरा संपूर्ण फेफड़ा में पहुंचा देता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद महाधमनी इसमें पाया जाता है। महाधमनी को क्या कहा जाता है? एरोटा कहा जाता है। और यही एरोटा जो है कहाँ पर? बायां नीलय में पाया जाता है। ये महाधमनी बायां नीलय में पाया जाता है। और होता क्या है? ब्लड जो है बायां आलिंद से बायां नीलय में आता है, और बायां नीलय से महाधमनी को दे दिया जाता है, और महाधमनी फिर संपूर्ण शरीर में पहुंचा देता है। और इसी के बीच में ब्लड प्यूरिफाई होता है, धक धक करता है। क्या होता है? क्रियाविधि। कल के क्लास में टोटल क्रियाविधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट डाउन जरूर करें, समझने का प्रयास करें। एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए यही रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।